हेलो बंधु, तो आप सभी लोगों का राकेश ऑनलाइन क्लासेज एलकेपी में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है लाभ मिले, क्योंकि भविष्य में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, क्या पता आपके कोई भाई या बहन हो ना जो 10th में तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए भी लाभ मिलेगा। इसलिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यदि अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि जैसे आपका भला हो रहा है वैसे उनका भी भला हो। लेकिन आप ये चाहेंगे नहीं, जैसा कि हमें लग रहा है। आप सिर्फ देख लीजिएगा, ना लाइक कीजिएगा, है ना, ना ही लाइक कीजिएगा और ना ही आप शेयर कीजिएगा। फिर अगला दिन भी आइएगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, शेयर नहीं कीजिए, इतना हाजिरी बना दीजिए। आप लाइक करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि चलिए हाजिरी बन गई। चलिए, कुछ प्रश्न थे पिछले सेशन में जो कि शायद आंसर में थोड़ा सा टोल मटोल हो गया था। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए छोड़े थे। कहता है कि पादप हार्मोन नाम है साइटोकाइनिन। कहता है ये सहायक किस लिए है, तो याद रखेंगे प्रहोर के अग्र भाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, ठीक है ना। यह प्रश्न आपके लिए छोड़े थे, जो कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला चलिए देखते हैं, उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 318 कहता है कि मंड परीक्षण के लिए, मंड क्या होता है, जो स्टार्च होता है ना, कहता है इस परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले, जो हरी पत्ती होती है इस पर आयोडीन डालने से पहले एल्कोहल में क्यों उबाला जाता है। एल्कोहल में इसलिए उबाला जाता है ताकि क्लोरोफिल घुल सके, है ना, क्लोरोफिल घुल सके। तो इसका सभी आंसर ना हो करके ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी सही होगा, ठीक है। ये प्रश्न था और बाकी के सारे प्रश्न हमें लगते हैं सही मैंने बताया आपको। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन हम लोग लेंगे, हाँ एक प्रश्न और था मेरे भाई, एक प्रश्न ये था हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया। 340 340 जो प्रश्न है वो कहता है कि एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों समाये आवेश के तुल्य होते हैं। देखिए, मैंने सोचा था कि एक इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है एक कूलम्ब आवेश में। तो एक कूलम्ब आवेश में होते हैं 6.25 वाला, कितना वाला, 6.25 गुने 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ को आप थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लीजिएगा। कौन कौन सा बताया मैंने, एक तो 311 वाला बताया, एक 318 वाला बताया और एक 340 वाला। सॉरी गाइज, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमने क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि सेशन लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होगा, सेशन लंबा होने के कारण मुझसे ये 3 भारी मिस्टेक हो गई। सो आप क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब से मैं कोशिश करूँगा कि सेशन लंबा जाए सो ठीक, लेकिन आपका उत्तर गलत ना हो, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या हम लोग हाँ, देखिए 350 का भी किसी किसी का डाउट रहता है। देखिए मेरे भाई, क्योंकि 350 में स्पष्ट नहीं किया है, मैं एक वीडियो चलाऊंगा, आप वहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कहता है ग्लूकोज का जो है ना विखंडन हो गया। अब ग्लूकोज में होता है 6 कार्बन वाला और ये विखंडन होकर के पायरुवेट बन गया 3 कार्बन में। तो 6 कार्बन से टूट करके 3 कार्बन हो गया, तो यह बिल्कुल होता है कोशिका द्रव में। जबकि कहेगा पायरुवेट जो है आगे चल के किस में होता है, तब माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कोशिका द्रव। अगला प्रश्न आइए 351, 351 है एड्रीनल हार्मोन। 351 ध्यान से देखिएगा, 51 है ना। एड्रीनल हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, तो एड्रीनल हार्मोन को ही हम लोग कहते हैं हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ध्यान से देखिए, जो हाइड्रोकार्बन होता है वह हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक हाइड्रोकार्बन को कहते हैं
संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक कार्बन को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक को संतृप्त, एक को बोलते हैं असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती है? जिसमें कार्बन की संख्या, ऐसे नहीं, आप ये समझिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जो एल्केन जैसा साउंड देगा वो संतृप्त। और असंतृप्त कौन होगा? तो जो एल्कीन या एल्काइन जैसा साउंड देगा वो हो जाएगा असंतृप्त। तो असंतृप्त या तो एल्कीन वाला होगा या एल्काइन। जैसे देखिए मेथेन, एथेन जैसा आ रहा है ना, तो ये संतृप्त हो गया। मेथेन, एथेन, ये भी संतृप्त। जबकि एथीन, ईन आ रहा है, तो ईन माने एल्कीन हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, आपको समझ में आया ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 352, 353 कहाँ चले गए जी? लगता है नंबरिंग मिस्टेक हो गए। 354, निम्नलिखित में कौन एक पारिस्थितिक तंत्र है? सिंपल सा है। पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जंगल। इसमें तो ज़्यादा लंबा समय लेने की जरूरत ही नहीं। 355 कहता है जब शिशु जाइगोट का निर्माण करके आगे बढ़ता है उस अवस्था को भ्रूण कहते हैं। कहता है भ्रूण को माँ के रुधिर से यानी माँ के ब्लड से ही पोषण मिलता है, लेकिन इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, उस संरचना को क्या कहते हैं? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब कोई भ्रूण होता है वह भ्रूण को जो है मादा के अंदर में भ्रूण रहता है, वह भ्रूण को क्या कहता है? पोषण किस माध्यम से मिलता है? तो याद रखें, उस भोजन को जो पोषण को मिलता है उसे मिलता है प्लेसेंटा के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्लेसेंटा। 356 कहता है जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तब इस विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो इस विलयन का रंग हो जाता है बैगनी। 357 को चलिए अच्छे से समझते हैं। 357 को समझने से पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक चीज समझिए। आपको एक समझना होगा उपचयन क्या होता है। क्या समझना है? उपचयन। और एक समझना है अपचयन। उपचयन क्या होता है? जब किसी समीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे उपचयन कहते हैं, और जब किसी समीकरण में ऑक्सीजन का वियोग होता है उसे अपचयन कहते हैं। ध्यान सुनिए, जब किसी समीकरण में ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन जुटेगा उपचयन, ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन जुटेगा उपचयन, ऑक्सीजन जुटेगा उपचयन, ऑक्सीजन जुटेगा उपचयन, और ऑक्सीजन हटेगा अपचयन, ऑक्सीजन हटेगा अपचयन। याद रखेंगे इस चीज को। ऑक्सीजन का जुटना उपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, ऑक्सीजन का जुटना उपचयन और ऑक्सीजन का हटना अपचयन। चलिए अब इस प्रश्न को करते हैं। अब इस प्रश्न को ध्यान से यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ZNO में ऑक्सीजन पहले से है। अब यहाँ देखिए ZNO में ऑक्सीजन का विनाश हो गया, हट गया। ध्यान समझिए मेरी बात, ऑक्सीजन पहले से है, अब ये ऑक्सीजन हट गया ना, तो इस हटना को कहते हैं अपचयन। अभी अभी मैंने बताया ना, क्या कहते हैं? अपचयन। जबकि इस कार्बन में अभी ऑक्सीजन नहीं है, अब इस कार्बन में ऑक्सीजन जुट गया तो इसे कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। तो हमें यहाँ से पूछा है कि नीचे दी गई समीकरणों को ध्यान से समझिए। थोड़ा सा आप अटेंशन दीजिए, यहाँ पर अटेंशन प्लीज। कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही हो रहा है? कहता है कार्बन उपचयित हो रहा है। ध्यान से देखिए, कार्बन यहाँ है,
अब इस कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है और ऑक्सीजन का जुटना कहलाता है उपचयन और उपचयन ही कहलाता है उपचयित। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं ना? जबकि दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कहता है ZNO, हाँ ZNO है, इसमें ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसको कहते हैं अपचयन यानी अपचयित। यहाँ अप न है, उप है। इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कहता है जब CO2 गैस को पानी में, पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2O, डाला जाता है तो बनता है H2CO3 और इसे कहते हैं कार्बोनिल अम्ल, कार्बोनिक अम्ल नहीं लिखा रहा है, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। तो अम्ल हुआ तो अम्ल का pH मान 7 से क्या होगा? कम होगा। कह रहा है जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो वो अम्ल बन जाएगा और अम्ल बन जाएगा तो उसका pH मान क्या होगा? 7 से कम। 359, चलिए 358 ही, एक प्रश्न मिस्टेक था ना। कहता है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए पानी है, मान लीजिए जैसे कि ये पानी है, अब इसके बाहर में आपने एक फल रखा टमाटर, तो बाहर में देखिए ये फल इतना है, लेकिन ज्यों ही इस फल को आप पानी में ले जाएंगे तो इस फल का आकार पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कहता है कि पानी में डूबे तो पहले छोटा था, अब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही तो पूछा है कि पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी पहले की तुलना में क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 359, समजात अंगों का उदाहरण क्या है? समजात अंगों क्या कहते हैं? वैसा अंग जिसकी आकृति, वैसा अंग जिसकी आकृति समान हो, फिर से, वैसा अंग जिसकी आकृति समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो, कार्य क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पाँव, तो कुत्ता अगला पाँव से चलने का काम करता है, जबकि हम लोग अपना हाथ अगला हाथ से किसी चीज़ को उठाने का काम करते हैं। तो दोनों का फोटो देखिएगा तो फोटो एक समान मिलेगा, लेकिन काम अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट को भी, प्रोटीन को भी और वसा के उपचयन उपापचय का नियंत्रण करता है? वो करता है थायरोक्सिन हार्मोन। कहता है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अनुकूलन नहीं है? अनुकूलन माने सही नहीं है, पर्यावरण के लिए सही कौन है? पैदल चलना बिल्कुल सही बात है, साइकिल से चलना सही बात है, लेकिन मोटरसाइकिल से चलना ये पर्यावरण के लिए संतुलन नहीं है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ये मैं तो आपको बार बार बताता रहता हूँ। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कैसा बंधन, कैसा है ये बंधन अनजाना, तो कौन सा बंधन? द्वि। 363, निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? सबसे स्वच्छ साफ सुथरा कौन है? प्राकृतिक गैस। स्वपोषी पोषण के लिए ये तो आप जानते हैं, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जल भी, यानी इनमें से सभी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र अब तो बताने की जरूरत नहीं, CaCO3। ओजोन परत, देखिए ओजोन परत है ना, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर एक परत चढ़ी है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई छोटा सा नन्हा सा बालक है ना, अब इस बालक ने हाथ में क्या पकड़ रखा है? छाता। क्या पकड़ रखा है? छाता पकड़ रखा है। ये इसके ऊपर ही परत नहीं हो गई? वैसे ही हमारे धरती के ऊपर एक परत है, उस परत क्या करती है? तो हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है।
वह विकिरण कौन सा है? पराबैंगनी किरण। जैसे हमें यह धूप से सुरक्षा देती है, बारिश से सुरक्षा देती है, उसी प्रकार धरती के ऊपर एक ओजोन परत पाया जाता है मेरे भाई, वह हमें सुरक्षा देती है किससे? पराबैंगनी किरण से। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? याद रखेंगे वही संबंध सही होगा जो V बराबर आई आर देगा। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ये रहा V बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 368 कहता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को, अंतरिक्ष यात्री यानी जो अंतरिक्ष में रहेंगे, उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? उसको आकाश दिखाई देगा काला, जबकि हमें क्या ऐसा दिखाई देगा? नीला। अक्सर यहाँ गलती करते हैं। यदि प्रश्न यहाँ पर ये हटा के कहा जाए कि किसी यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो कहिए नीला, लेकिन यहाँ पर अंतरिक्ष लगा दिया ना, तो अंतरिक्ष वाला को कैसा दिखेगा? काला। ऑप्शन नंबर ए होगा। 359 किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, है ना, आवर्धन का मात्रक, आवर्धन का फॉर्मूला होता है V बटा U, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होबे नहीं करता है, मात्रक हीन, मात्रक विहीन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? जैव विविधता मतलब ये इसको खाएगा, 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 ऐसे खाते रहेगा, तो ऐसा सबसे अधिक स्थल कहाँ है? वन में है। कहाँ पे है? वन में। एल्केन, देखिए मैं पिछले सेशन में आपको बता चुका हूँ, एल्केन, एल्केन मतलब एन, एल्केन का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, CnH2n+2। जबकि ये सूत्र किसका है? ये सूत्र है मेरे भाई एल्कीन का। किसका है? एल्कीन का। CnH2n माइनस किसका सूत्र है? तो ये है एल्काइन का, एल्काइन का। जबकि ये किसका सूत्र है? तो ये है एल्कील का। क्या है? एल्कील का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पुष्प है? एकलिंगी पुष्प का नाम क्या है? पपीता, यानी उसमें एक ही लिंग पाया जाता है। 373 निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? नहीं है, नहीं है, कौन नहीं है? मस्सा, मस्सा। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु, उपधातु किसको कहते हैं? जो धातु, जो धातु और जो धातु और जो धातु और अधातु से मिलके बनती है, जो धातु और अधातु से मिलके बनती है, उसे ही क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। और उपधातु है जी। अच्छा, धातु पहचानने के लिए मैंने क्या बताया था? धातु पहचानने के लिए बताया था मैंने कि अंत में मोह हो, और धातु पहचानने के लिए क्या बताया था? नो हो। लेकिन कभी कभार ये फेल हो जाता है, लेकिन तब पर भी काम करता है। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब, रक्त को कहते हैं ब्लड, अब दाब को कहते हैं प्रेशर। तो बीपी होता कितना है? 120/80। ओ से 80, ओ से अनुशीतलन, ओ से 80, ओ से अनुशीतलन, 80 अनुशीतलन, है कि नहीं? और इसको क्या कहते हैं? प्रकुंचन दाब कहते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? देखिए, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात में होती है। उससे कम किस में होती है? हवा में। हवा से कम किस में होती है? जल में। और जल से किस में कम होती है? कांच में, है ना? तो कहता है सबसे अधिक किस में होती है? सबसे अधिक निर्वात, निर्वात तो ऑप्शन में है नहीं, तो कौन होगा? हवा होगा। चलिए, अच्छा ये बता सकते हैं आप निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? पूछा भी जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जबकि यदि आपसे हवा पूछ दे तो हवा के लिए है 2.98, क्या है? 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? तो याद रखेंगे, बार बार मैंने कहा है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। अगला प्रश्न है 378 पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है? तो वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन। कौन है? जिब्रेलिन। वह कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल, तरल बोले तो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाएगी ब्रोमीन। जबकि यदि पूछता वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तब बोलते मरकरी या पारा। अधातु ब्रोमीन, अधातु ब्रोमीन, अधातु ब्रोमीन।
और सोडियम ऐसा तत्व है जिसे आप चाकू से काट सकते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ध्यान से देखिएगा, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। दर्पण में दो ही तो दर्पण होते हैं, एक उत्तल एक अवतल। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपको यदि याद करना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक, तो आपको ये चिन्ह याद करना होगा। इधर की तरफ प्लस होता है, इधर माइनस होता है कि नहीं। आप जानते होंगे ना कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। अब देखिए, यदि हम बनाते हैं उत्तल दर्पण, कौन दर्पण बना रहे हैं, उत्तल। उत्तल दर्पण में यहाँ पर होता है ध्रुव, यहाँ होता है फोकस और यहाँ होता है वक्रता केंद्र। तो फोकस दूरी भी इधर ही है, वक्रता केंद्र भी इधर ही है, इसलिए फोकस दूरी भी धनात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए 381, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन कौन है, साइटोकाइनिन है, क्योंकि इंसुलिन मानव में होगा, थायरोक्सिन मानव में होगा, एस्ट्रोजन भी, ये मेल मतलब एस्ट्रोजन भी मानव में ही पाया जाने वाला है ना। लेकिन यहाँ पर कहता है कौन पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। रुधिर का कौन सा अवयव है, माने रक्त का कौन सा ऐसा भाग है जो रक्त शराब को रोकने में, जैसे रक्त शराब, शराब माने बहेगा, रोकने में मदद कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है, प्लेटलेट्स। अगला है, हमारे शरीर का पीएच परास कितने के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर का पीएच परास जो है 7 से 7.8 के बीच। निम्नलिखित में कौन बौना पौधा को दर्शाता है, टीटी। कौन, टीटी। स्मॉल टी याद रखिएगा। कहता है विभक्त वलय, याद रखेंगे, विभक्त वलय बोलेगा तो मोटर, और सर्पी वलय बोलेगा तो जनरेटर। क्या बोलेगा, जनरेटर। जैसे विभक्त वलय बोला, क्या बोला, विभक्त वलय बोलेगा, विभक्त वलय में क्या होगा, विभक्त वलय में हो जाएगा कौन सी, मोटर। विभक्त वलय में क्या होगा, मोटर, और सर्पी वलय में क्या होगा, जनरेटर। अच्छा, आमीटर क्या है, इससे विद्युत धारा नापा जाता है। क्या नापा जाता है, विद्युत धारा। गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, तो विद्युत धारा है या नहीं है, इसकी स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है, अगला है, कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कौन है, याद रखेंगे, जैव मात्रा है, यानी बायोमास। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, तो सबसे सरल कौन है, तो सबसे सरल है CH4। इससे सरल हो ही नहीं सकता है, इसी को कहते हैं मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन। ऑप्शन नंबर ए। 388 कहता है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर करता है, क्षेत्रफल पर करता है, तापमान पर भी करता है, लेकिन कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस पर नहीं करता। मेरु रज्जु किससे निकलता है, चलिए याद होगा, मेडुला से। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, केचुआ। केचुआ आपने देखा होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जोकटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जोकटी। अब इस जोकटी का देखिएगा दो मुंह होता है, नहीं होता, दो मुंह, एक मुंह इधर होता है, एक मुंह इधर होता है, दो मुंह होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं उभयलिंगी। चलिए अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, बार बार कह रहा हूँ, उपचयन। यदि ऑक्सीजन जुट रहा है तो उपचयन, और यदि ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन। दूसरा आप ये भी याद रख सकते हैं, हाइड्रोजन हट रहा है तो उपचयन, और हाइड्रोजन जुट रहा है तो अपचयन। आपको नहीं याद रहेगा, बस इतना याद रखिए, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन जुटना, ऑक्सीजन जुटना, उपचयन, ऑक्सीजन जुटना, उपचयन, ऑक्सीजन हटना, अपचयन। 392 सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह है ना, माने कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जल को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, तो उसका नाम सुरंगम रखा जाता है। सुरंगम तो रखा जाता है किसमें, केरल में। कहाँ पर, केरल। चलिए 292 पहुंच गए, 293 पे आते हैं। दांतों को यदि हमको साफ रखना है तो कौन सा दंत मंजन लेंगे जो हमारे दांत को साफ रख सकता है, तो याद रखिएगा,
दांतों में जो मंजन लेंगे वो क्षारीय मंजन होना चाहिए। इसलिए मंजन जब भी देखिए वो उसका पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए, है ना। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाया जाए। क्लोरीन, क्लोरीन जिसका संकेत Cl होता है, कहता है इसकी परमाणु की बाह्यतम कक्षा, क्लोरीन की परमाणु संख्या। क्लोरीन, कल रीन साबुन से नहा लिए थे तो सतर्कता से नहाया कीजिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 10 7 17। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और इसी को कहेंगे सबसे बाहरी कक्षा। तो सबसे बाहरी कक्षा में कितना हो गया 7। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि किसी परमाणु का नाभिक है, इसकी पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। पहली कक्षा को K बोलते हैं, दूसरी कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M, चौथी कक्षा को बोलते हैं N। तो कहता है किसी भी कोष में चाहे वह पहली कक्षा हो, पहला कक्षा है तो इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, दूसरी कक्षा बड़ी हो गई तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हटेगा, तीसरी कक्षा बड़ी हो गई, जैसे परिवार छोटा है तो खर्चा कम, परिवार बड़ा होगा तो खर्चा ज़्यादा, परिवार और बड़ा होगा तो खर्चा बढ़ेगा। तो परिवार कौन कौन होते हैं? एक परिवार होता है K, एक L, एक M, एक N। सबसे छोटा परिवार कौन है? K। इसमें कितने आदमी रह सकते हैं? 2। उसके बाद कौन सा परिवार है 2 नंबर पर? तो 2 नंबर पर परिवार है L। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कोई बता सकते हैं? बिल्कुल सही 8। कितने? 8। तीसरा कौन सा परिवार है? M। M में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पहले आप बताइए? 18। चौथा कौन है? 32। ठीक है। अच्छा देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है वह होती है 2n²। क्या होती है? 2n²। अब 2n² में n क्या है? n है नंबर ऑफ कक्षा, नंबर ऑफ कक्षा। जैसे ये पहली कक्षा है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 2 से गुना करेंगे 2। जैसे दूसरी कक्षा है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2 गुना 8। ये तीसरी कक्षा है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का डबल 18। ये चौथी कक्षा है तो 4 का डबल स्क्वायर 16, 16 का डबल 32। तो किस फॉर्मूला से निकाले? 2n² से। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? याद रखें सोडियम का। किसका? सोडियम। क्योंकि इसको गलाइएगा तो लोहा गला दीजिएगा जी, नहीं गला पाइएगा। कॉपर अर्क नहीं गला पाते हैं, एल्युमिनियम। तो सबसे कम किसका होता है? सोडियम का। और सोडियम ही ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से पनीर जैसा खचाखच खचाखच काट सकते हैं। धोबिया सोडा का सूत्र कैसा होता है? तो धोबिया सोडा का सूत्र होगा Na2CO3 और 10 बाल्टी पानी। अच्छा ये बता सकते हैं NaHCO3 किसका सूत्र है? तो ये जो सूत्र है ये है खाबर सोडा का। कौन सा सोडा? खाबर सोडा। और इसी खाबर सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी खाबर सोडा को हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है। अच्छा CaOH का होल ट्वाइस क्या है? इसको कहते हैं बूझा चूना। कौन सा चूना कहते हैं मेरे भाई? बूझा चूना, है ना। या इसे हम भखरा चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भखरा चूना, भखरा चूना। या और लिखना चाहें तो लिखिए स्लैग्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। चलिए 398। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? जैसे मान लीजिए ये सूर्य भगवान है, चलिए इससे बनाते हैं। ये सूर्य भगवान है तो सूर्य भगवान से जो प्रकाश निकलेगा वह 7 रंग निकलता है। अब कहता है उस 7 रंगों में कौन सा रंग ज़्यादा फैलता है? नीला। कौन सा फैलता है? नीला। इसीलिए तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। चलिए 399 लास्ट प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आपको घर से बताना है, कमेंट सेक्शन में देख लीजिए। ठीक है। चलिए 300 के बाद 400।
विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? सॉरी, कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अच्छा, एम्पियर किसका है? तो एम्पियर है विद्युत धारा का, विद्युत धारा। ओम किसका मात्रक है? ओम है प्रतिरोध का मात्रक। किसका? प्रतिरोध। वोल्ट किसका है? तो विभव या विभवांतर का मात्रक है। विभव का वोल्ट, प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारा का एम्पियर, कूलाम किसका? विद्युत आवेश। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, हम लोग 401 से करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर शेयर कीजिए। यदि आपको पीडीएफ पाना है तो आप हमारे यह जो लिंक है ध्यान से देखिए, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या राकेश ऑनलाइन क्लासेज यहाँ पर लिख दीजिएगा LKP और इसे आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा, है ना। वहाँ पे सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।